वेलकम बैक रॉकर्स। दोस्तों, स्वीट कॉमेडी के 24 पार्ट्स देखने के बाद आज हम इस सीरीज का फाइनल एपिसोड देखने वाले हैं। हमें पता है कि आप में से बहुत सारे व्यूवर्स इसी एपिसोड का इंतजार कर रहे थे और कई व्यूवर्स तो उदास भी जरूर होंगे कि ये प्यारी सी सीरीज खत्म हो रही है। अगर आप पहली बार ये सीरीज देख रहे हैं तो हमारे चैनल पर पार्ट 1 से शुरू कीजिए और अंत तक इसका मजा उठाइए। और ये एपिसोड शुरू करने से पहले दोस्तों कमेंट में ये जरूर बताइए कि आपको इस सीरीज में सबसे अच्छा कौन लगता है और क्यों। तो पिछले पार्ट के एंड में फेंग यू यहाँ सबको छोड़कर, खासकर मिंगटैन को छोड़कर फौरन जा रही थी। मिंगटैन को इस बात का बहुत ही दुख होता है कि उसके पापा ने जानबूझकर फेंग यू के अंकल जी को मार डाला था। अब इस फाइनल एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि फेंग यू के फौरन जाने के बाद 1 साल बीत चुका है। इसी बीच मिया और बयूनो एक दूसरे को अच्छी तरह समझ लेते हैं और वो अब एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। इस 1 साल में जैंगजी कॉलेज में कई लड़के ज्वाइन करते हैं। कॉलेज की 2 लड़कियां बाइनोकुलर से सभी लड़कों को निहार रही होती हैं और कह रही होती हैं, वाह कितना अच्छा है, हाउ स्वीट, हाउ क्यूट, और इस तरह सभी का आनंद लेती है। तब उनके बाइनोकुलर में सुनहाओ नजर आता है और ये दोनों बहुत ही खुश होती हैं कि सुनहाओ ने भी हमारा कॉलेज ज्वाइन कर लिया है। फिर पता चलता है कि जाओमी इनके पास खड़ी है। वो इन दोनों को इशारा करती है कि मेरे वाले पे नजर डाली ना तो देख लेना, वरना आंखें फोड़ दूंगी तुम्हारी, और दोनों डर के मारे बाइनोकुलर हटा देती है। अब बाकी लड़कियां भी इनकी जोड़ी को देखकर कहती हैं कि जाओमी के प्यार में सुनहाओ ने अपना कॉलेज छोड़ दिया है और इस कॉलेज में एडमिशन ले लिया है। यह होता है सच्चा प्यार। लेकिन उनकी बातें सुनकर सुनहाओ को बहुत ही हंसी आती है। वो जाओमी से कहता है कि तुम इन सबको सच क्यों नहीं बता देती कि दोनों कॉलेजेस के बीच दोस्ती बढ़ाने के लिए हमारे प्रिंसिपल्स ने मुझे यहाँ ट्रांसफर कर दिया है। अब इस पर जाओमी कहती है कि इन लड़कियों का दिल टूट जाएगा यार, वो तो तुम्हें दुनिया का सबसे श्रेष्ठ बॉयफ्रेंड मानने लगी है। मुझे भी उनका रूमर अच्छा लगा। हाँ, मुझे भी लगा। यह कहकर सुनहाओ जाओमी के कंधे पर हाथ रखकर आगे बढ़ता है। यहाँ मिया को दिखाते हैं। वो टेक्वांडो क्लब की कैप्टन तो है, पर अब उसने बयूनो को वाइस कैप्टन बना दिया है। अब वो डेमो दिखाने के लिए बयूनो को बुलाती है। डेमो के नाम पर बयूनो एक लड़की को हल्का सा किक मारता है, लेकिन वो लड़की हवा में उड़कर जाती है और दीवार से टकराकर गिर जाती है। क्या बयूनो में इतनी ताकत आ गई? उससे खुद विश्वास ही नहीं होता और वो जाकर उस लड़की से पूछता है कि तुम इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रही हो। वो कहती है कि मुझे मेरे गुरु मिया ने ऐसा करने को कहा था ताकि वाइस कैप्टन के नाते आपकी इमेज बनी रहे। और इस तरह मिया और बयूनो का लव हंसी मजाक के बीच पनप रहा होता है। अब अकुडो अपने कॉलेज के बॉक्सिंग क्लब का कैप्टन बन गया है और अपने स्टूडेंट्स को बॉक्सिंग ट्रेनिंग दे रहा है। उसके स्टूडेंट्स में एक जूनियर अकुडो भी होता है और वो कहता है कि मुझे बेसिक्स आती हैं गुरु, मुझे सिर्फ एडवांस ट्रेनिंग चाहिए। लेकिन अकुडो सुनहाओ की कई वो सारी बातें दोहराता है और कहता है कि बेसिक का मतलब सिर्फ फाइटिंग टेक्निक नहीं होती, तुम्हारा माइंड साफ होना चाहिए, तभी तुम बॉक्सिंग सही तरीके से सीख पाओगे। और इस तरह अकुडो भी सुधर गया है। अब मिंगटैन को दिखाते हैं जो अपनी प्रैक्टिस में बिजी होता है, पर मन ही मन यही सोचता है कि 1 साल में सबकी लाइफ चेंज हो गई है, लेकिन मेरी लाइफ वैसे की वैसे ही है। रोज कॉलेज, फिर काम, फिर भाई बहन की देखभाल, अब भी मेरी लाइफ पहले जैसे ही है। अगले सीन में मिया और फेंग यू एक न्यूज देख रहे होते हैं जिसमें बताया जाता है कि वो बॉक्सर जिससे मिंगटैन ने एमएमए इवेंट के दौरान बात की थी और बाद में बॉक्सिंग रिंग के अंदर वो मर गया था, अब उसकी वाइफ को अरेस्ट कर लिया गया है। दरअसल उस पर इंश्योरेंस फ्रॉड का केस लगा था। तब मिंगटैन वहां पर आता है तो मिया बताती है कि मैंने तो पहले कहा था कि उस बॉक्सर की मौत के पीछे कोई राज है। तब बयूनो कहता है कि हाँ, तुम ये भी कह रही थी कि उस रात रेस्टोरेंट में इस औरत के साथ दूसरी औरत भी थी जो फेंग यू के बारे में कुछ कह रही थी। हाँ, वो दूसरी औरत भी यही कह रही थी कि बॉक्सिंग रिंग के अंदर ही उसका पति मरा था। अब ये सुनकर मिंगटैन जरा चौंक जाता है और पूछता है कि क्या वो औरत फेंग यू को जानती थी, पर मिया को उस दिन की बातें ठीक से याद नहीं आती। मिंगटैन विनती करता है कि प्लीज मेरे खातिर जरा याद करके बताओ कि वो क्या कह रही थी। अब मिया अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचती है और बताती है कि उस दिन मैं बहुत ही उदास थी और अकेली रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी। पीछे वाले टेबल पर 2 औरतें बैठी हुई थी। उनमें से एक तो ये औरत है जो अरेस्ट हुई है, दूसरी औरत शायद फेंग यू की रिश्तेदार थी और वो कह रही थी कि उसका पति भी इस तरह बॉक्सिंग रिंग के अंदर मर गया था। वो ये भी कह रही थी कि उसका पति फेंग यू की फैमिली का बॉडीगार्ड हुआ करता था। अब ये सुनकर मिंगटैन एकदम टेंस्ड हो जाता है कि कहीं वो उसके अंकल तो नहीं थे, क्या इंश्योरेंस के पैसे पाने के लिए उन्होंने ये नाटक तो नहीं चला था। और इस तरह कई ख्याल उसके मन में आते हैं और वो तेजी से वहां से बाहर निकलता है। फिर मिंगटैन और मिया फेंग जोई को सारी बातें बताती हैं। वो कहते हैं कि हाँ, ये सच है कि अंकल जी कभी हमारी फैमिली के बॉडीगार्ड हुआ करते थे। मिंगटैन कहता है कि अगर तुम्हारे पास उनकी फोटो है तो क्या तुम मिया को दिखा सकते हो, वो पहचान जाएगी। लेकिन मिया कहती है कि मैंने सिर्फ एक औरत को देखा था, दूसरी की तो मैंने सिर्फ आवाज सुनी थी। लेकिन अचानक मिंगटैन को याद आता है कि अंकल जी की कब्र से लौटते वक्त फेंग यू की आंटी वहां पर आई थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि मेरे पापा ने चीटिंग करके मैच जीता था और उनके पति को मार भी डाला था, और उस दिन मैंने भी उनकी बात पर विश्वास किया था। लेकिन कुछ दिन बाद मैंने रियलाइज करा कि अगर मेरे पापा ने प्लान करके उनके पति को मार डाला था तो मेरे पापा को इसका पछतावा क्यों नहीं हुआ, और अगर मेरे पापा इस तरह चीट करके मैच जीत पाते तो उन्होंने बहुत सारे पैसे कमा लिए होते और मेरी लाइफ इतनी बदतर नहीं होती। मुझे लगता है कि आंटी झूठ बोल रही थी। अब इन दोनों का शक दादाजी पर जाता है कि शायद उन्होंने प्लान करके इतने बड़े झूठ को सच बनाया है, लेकिन बिना सबूत के किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते। इसलिए फेंग जोई कहता है कि मैं सच का पता लगाऊंगा और तुम्हारी मदद जरूर करूंगा।
अब 1 साल बाद फेंग यू फिर अपने देश लौट आती है। उसे 1 हफ्ते की छुट्टी मिली होती है। उसको देखकर फेंग जुई बहुत ही खुश होता है और दोनों बहुत देर बातें करते हैं। फिर फेंग यू अपने कमरे में जाती है। वहाँ मिंगटैन का दिया हुआ स्टफ्ड रैबिट देखकर उसको उस दिन की याद आ जाती है जब उसने फेंग यू को वो टॉय गिफ्ट किया था। अब फेंग जुई आकर कहता है कि मुझे पता है कि तुम मिंगटैन से मिलने वापस आई हो, तुम उसे कभी नहीं भूल सकती और मेरी बात मानो, तुम उससे मिल लो। लेकिन फेंग यू कहती है कि उससे कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि उसके पापा ने अंकल जी के साथ जो किया उसे अब बदला नहीं जा सकता। फेंग जुई को दादाजी पर शक होता है लेकिन वो बिना सबूत के उसको कुछ नहीं बताना चाहता, इसलिए वो चुपचाप बाहर चला जाता है और अब फेंग यू जाकर ज़ाओमी को सरप्राइज करती है। ज़ाओमी भी चौंक जाती है और खुशी से उसको गले लगा लेती है। तुमने मुझको बताया क्यों नहीं कि तुम आ रही हो? अरे बता देती तो सरप्राइज थोड़ी ना रहता। इस तरह दोनों सहेलियां बातें करती है। फिर ज़ाओमी कहती है कि चलो एक फाइट हो जाए। अब फेंग यू भी तैयार हो जाती है और दोनों फाइट करने लगती है। 1 साल प्रैक्टिस न करने के बावजूद भी फेंग यू पहले की तरह शानदार फाइट करती है और ज़ाओमी बहुत ही खुश होती है कि फेंग यू बिल्कुल नहीं बदली। फिर फेंग यू अपने अंकल जी की कब्र पर जाकर प्रार्थना करती है। उसे आंटी की बातें याद आती है कि तुम्हारे अंकल जी को जिसने मारा था तुम उसी के बेटे के साथ घूम फिर रही हो। इससे फेंग यू बहुत ही दुखी होती है और अंकल जी से माफी मांगती है। फिर वो लौट रही होती है कि मिंगटैन वहां पर आता है और दोनों एक दूसरे को देखते हैं पर दोनों कुछ नहीं कहते। और मिंगटैन पूछता है कि तुम कब आई? मैं आज ही आई हूँ और 2-3 दिन में वापस चली जाऊंगी। इसके बाद वो और कुछ कह ही नहीं पाती। ठीक है मैं चलती हूँ, और ये कहकर फेंग यू दिल पर पत्थर रखकर वहां से चली जाती है। मिंगटैन अपने पापा की कब्र पर फूल रखता है और वहां से चला जाता है। अब फेंग जुई ने थोड़ी इन्वेस्टिगेशन की होती है और वो पता लगाता है कि पिछले साल दादाजी ने एक बार आंटी के अकाउंट में 3 लाख और दूसरी बार 1 लाख डिपॉजिट किया था। वो फिर मिंगटैन के घर जाता है और उसे बैंक स्टेटमेंट दिखाता है। मिंगटैन देखता है कि 3 लाख टूर्नामेंट के दिन ट्रांसफर हुए थे और उसी दिन फेंग यू मैच से पहले कहीं चली गई थी और बाद में 1 लाख उस दिन ट्रांसफर हुआ था जिस दिन मैं और फेंग यू अंकल जी की कब्र पर गए थे। उसी दिन आंटी वहां भी आई थी और अब ये दोनों पता लगा चुके हैं कि दादाजी ने ही आंटी को पैसे देकर उनसे झूठ बुलवाने को कहा था। फेंग जुई कहता है कि मैं दीदी को सच बताने वाला हूँ, लेकिन मिंगटैन मना कर देता है क्योंकि अगर उसको पता चल गया कि उसके अंकल जी के मामले में दादाजी ने इतना बड़ा धोखा किया है तो वो एकदम से टूट जाएगी और कभी भी दादाजी से बात नहीं करेगी। ऊपर से वो बहुत ही गिल्टी फील करेगी कि उसकी वजह से मैं अपने पापा को गलत समझ रहा था। मुझे पता चल चुका है कि मेरे पापा बेगुनाह है और मेरे लिए यही काफी है। तुम मुझे प्रॉमिस करो कि फेंग यू को तुम ये सब कुछ नहीं बताओगे। मेरे लिए उसकी खुशी ही सबसे इंपॉर्टेंट है। फेंग जुई सोचता है कि तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो मिंगटैन, लेकिन इतनी ज्यादा अच्छाई भी मुसीबत ही होती है। अगले सीन में फेंग यू उसी आइसक्रीम शॉप में बैठकर आइसक्रीम खा रही होती है। मिया वहां पर आती है और फेंग यू को देखकर बहुत ही खुश होती है। फिर दोनों बैठकर बातें करने लगती है। मिया पूछती है कि क्या तुम्हारे भाई ने तुम्हें सच बता दिया? अब फेंग यू पूछती है कि तुम किस सच की बात कर रही हो? उसने मुझको तो ऐसा कुछ भी नहीं बताया। अब इस पर मिया उसको A to Z सब कुछ बता देती है। तुम्हारी आंटी ने तुमको धोखा दिया है और तुम्हारे दादाजी ने उन्हें पैसे देकर ये सारा काम करवाया है। इतना ही नहीं, रिसेंटली जो औरत इंश्योरेंस फ्रॉड के लिए अरेस्ट हुई है उसका तुम्हारी आंटी से गहरा रिश्ता है। उस औरत का पति भी बॉक्सिंग रिंग में ही मरा था। उसकी मौत भी इंश्योरेंस के पैसों के लिए हुई थी। अब ये सब सुनकर फेंग यू बहुत ही शॉक होती है और सीधे आंटी के घर जाती है। फेंग यू को देखते ही आंटी डर जाती है और कहती है मुझसे कुछ मत पूछो, मैं कुछ नहीं जानती। लेकिन फेंग यू कहती है कि आज आपको सच बताना ही पड़ेगा। क्या सच में मिंगटैन के पापा ने अंकल जी को मारा था या फिर नहीं, या फिर अंकल जी ने इंश्योरेंस के लिए सब कुछ किया था? लेकिन आंटी ठीक से जवाब ही नहीं देती। फेंग यू कहती है कि आपके इस झूठ की वजह से मिंगटैन अपनी पूरी जिंदगी अपने पापा से नफरत किए जा रहा है और एक अच्छे लड़के की लाइफ इस तरह बर्बाद करके आपको नींद कैसे आ जाती है? मुझे अभी इसी वक्त सब कुछ सच बता दीजिए कि असल में उस दिन बॉक्सिंग रिंग के अंदर हुआ क्या था और अंकल जी कैसे मरे थे। इस तरह फेंग यू आंटी को फोर्स करके सब कुछ उगलवा लेती है। अब यहाँ मिया और बयूनो कहते हैं कि अब तो फेंग यू सच जान गई है, तो क्या मिंगटैन और फेंग यू फिर से एक हो जाएंगे? ज़ाओमी कहते हैं कि मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। इतने दिन फेंग यू मिंगटैन के पापा से नफरत करती रही और उसकी वजह से मिंगटैन भी अपने पापा को कातिल समझ रहा था। इसीलिए अब फेंग यू बहुत ही गिल्टी फील कर रही होगी कि उसने मिंगटैन का दिल कितना दुखाया। अब वो मिंगटैन को कभी फेस नहीं कर पाएगी। अब उसकी आंटी जल्दी जल्दी अपनी चीजें पैक कर रही होती है, शायद वो ये शहर छोड़ना चाहती है। तभी अचानक पुलिस वहां पर आती है और पुलिस ऑफिसर कहता है कि हमें पता चल गया है कि आपने भी इंश्योरेंस के पैसों के लिए फ्रॉड किया है, और ये कहकर वे आंटी को अरेस्ट कर लेते हैं। अब सबको पता चल चुका है कि आंटी की असलियत क्या है और इस तरह फेंग यू भी कंफर्म कर लेती है कि मिंगटैन के पापा निर्दोष थे। इतना ही नहीं, अपने पत्नी और बेटे को इंश्योरेंस के पैसे दिलवाने के लिए अंकल जी जानबूझकर रिंग के अंदर मरे थे। ये जानने के बाद वो एक पल भी नहीं रुकती और सीधे मिंगटैन के पास जाकर माफी मांगती है। मैं तुम्हारे पापा को अपने अंकल जी का खूनी मानती रही, मेरी वजह से तुम अपने पापा से नफरत करने लगे। मेरे अंकल जी जानबूझकर बॉक्सिंग रिंग के अंदर मरे थे। मैंने तुम्हारे साथ जो किया, क्या तुम उसके लिए मुझे माफ कर दोगे? इस पर मिंगटैन कहता है कि मेरे पापा निर्दोष थे, वो एक अच्छे इंसान थे, ये मैं जान गया हूँ और मेरे लिए इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। और फिर अंकल जी ने अपने परिवार के लिए सब कुछ किया था, इसलिए तुम्हें गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फेंग यू मिंगटैन से नजर मिलाकर बात ही नहीं कर पाती। अब दोनों कुछ देर चुप खड़े रहते हैं।
तो मिंग टैन धीरे से फेंग यू का हाथ पकड़ता है और कहता है कि अब हम दोनों के बीच सारी गलतफहमियां दूर हो गई है, क्या हम पहले की तरह नहीं रह सकते। लेकिन अब फेंग यू खुद को मिंग टैन की सारी परेशानियों की जड़ मानने लगी है। वो जवाब देती है कि मैं नहीं जानती कि मैं इस गिल्टी फीलिंग से बाहर आ पाऊंगी या फिर नहीं, इस वक्त मैं कोई जवाब नहीं दे पाऊंगी। और इस तरह फेंग यू मिंग टैन के सवाल का जवाब दिए भी नहीं वहां से चली जाती है। वो बेचारी बहुत ही परेशान होती है कि जिससे मैं प्यार करती हूँ मैंने उसी का इतना दिल दुखाया, अब इतनी परेशानी से बाहर आने के लिए उसको थोड़ा वक्त चाहिए। और वो फैसला करती है कि वो फौरन लौट जाएगी। अब वो वापस जाने की तैयारी कर रही होती है। फिर वो दादाजी से कहती है कि आपने आंटी जी को पैसे देकर मुझको धोखे में क्यों रखा। दादाजी कहते हैं कि मैंने तुम्हारी भलाई के लिए सब कुछ किया था, मैं चाहता था कि तुम मिंग टैन से अलग हो जाओ, ऊपर से तुम अपने अंकल जी की मौत को लेकर बहुत ही परेशान थी। अगर तुम्हें पता चल जाता कि तुम्हारे प्यारे अंकल जी ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर इंश्योरेंस फ्रॉड किया है तो तुम एकदम से टूट ही जाती, इसलिए मुझको सब कुछ नाटक करना पड़ा ताकि तुम्हारी हिम्मत बनी रहे। दादाजी मुझ में कोई हिम्मत नहीं बची है, मैं बहुत ही कमजोर लड़की हूँ, इतनी कमजोर कि मैं यहाँ कभी नहीं आना चाहती, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन मैं वापस आऊंगी दादाजी क्योंकि आप मुझको बहुत अच्छे लगते हैं। और इस तरह कहकर वो रोती भी वहां से निकल जाती है। फिर फेंग शुई आकर कहता है कि देखा दादाजी, फेंग यू दिल की इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी आप समझते हैं, कम से कम आज के बाद आप उसके साथ ऐसा कोई नाटक मत कीजिए, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ये कहकर वो भी चला जाता है। अब दादाजी अपने किए पर बहुत ही दुखी होते हैं कि ये मैंने क्या कर दिया। यहाँ मिंग टैन भी बहुत ही परेशान है कि फेंग यू थोड़ी देर में देश छोड़कर जाने वाली है। इतने में फेंग शुई भागकर चला आता है और कहता है कि फेंग यू तुमसे बहुत ही प्यार करती है, लेकिन वो अपनी गिल्टी फीलिंग से बाहर नहीं निकल पा रही है। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा उसके साथ रहो, इस तरह अलग होने का कोई मतलब नहीं है यार, तुम जाकर उसको कैसे भी रोक लो। मैंने जानबूझकर उसका टिकट अगले स्टेट की फ्लाइट पर बुक कर दिया है और उसे वहाँ पहुँचने में देर लगेगी और वहाँ फ्लाइट भी डिले हो गई है, इसलिए तुम्हारे पास अब भी वक्त है। दोनों बच्चे भी यही कहते हैं कि भैया जल्दी जाओ। अब मिंग टैन जल्दी वहां से निकल जाता है। यहाँ फेंग यू दूसरे स्टेट पहुंच गई है, उसकी फ्लाइट भी डिले हो गई है, इसलिए वो वहां पर अपने मार्शल आर्ट मास्टर से मिलने जाती है। अब दोनों बातें करने लगते हैं और तब मास्टर कहते हैं कि तुम बहुत बदली बदली सी लगती हो। फेंग यू बताती है कि मैंने बॉक्सिंग छोड़ दी है। क्या तुमने बॉक्सिंग छोड़ दी? ये कहकर वो फेंग यू को अटैक करने आते हैं, लेकिन फेंग यू का हाथ ऑटोमेटिकली डिफेंस के लिए उठ जाता है। देखा तुमने, तुम चाहे बॉक्सिंग को छोड़ दो लेकिन बॉक्सिंग तुमको इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली, इसलिए तुम्हें बॉक्सिंग जारी रखनी चाहिए। पर फेंग यू कहती है कि मेरी लाइफ में बहुत कुछ बदल गया है, मैं पहले की तरह नहीं रह सकती। हाँ फेंग यू, जिंदगी में अच्छे और बुरे दोनों एक्सपीरियंसेस होते हैं, उन्हें हम बदल नहीं सकते, लेकिन बुरे एक्सपीरियंसेस से बाहर जरूर निकल सकते हैं, सब तुम्हारे माइंड पर डिपेंड करता है। और इस तरह फेंग यू उनका एडवाइस सुनती है और वहां से बाहर आती है। वो मास्टर की बातों को सोचने लगती है। तब मिंग टैन कॉल करता है, लेकिन फेंग यू उससे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती और कॉल काट देती है। तब वो उस सड़क पर पहुंचती है जहां पर पहले एपिसोड में उसने एक बूढ़ी औरत के ठेले को गिरा दिया था। अब उसे उस दिन की बातें याद आने लगती है और तब मिंग टैन के मैसेज आता है कि मैं विश फाउंटेन पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मुझे पता है कि तुम बहुत ही गिल्टी फील कर रही हो, पर जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ, तुम्हारी हर प्रॉब्लम मेरी भी प्रॉब्लम है, हमें अलग होकर नहीं बल्कि साथ होकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, इसलिए तुम प्लीज फाउंटेन के पास चली आओ। अब फेंग यू कंफ्यूज होती है कि उसे मिंग टैन के पास जाना चाहिए या फिर एयरपोर्ट के लिए निकल जाना चाहिए। दोस्तों आपको क्या लगता है, उसको क्या करना चाहिए? कॉमेंट करके जरूर बताइए। तब वहाँ फेंग यू की कार आ जाती है और वो कार में चढ़ जाती है। मिंग टैन बहुत देर फाउंटेन के पास वेट कर रहा होता है, लेकिन फेंग यू नहीं आती। वो बहुत ही दुखी होता है। फिर वो एक कॉइन निकालकर कुछ विश करता है और उसको ऊपर उछालता है, लेकिन नीचे गिरने से ठीक पहले उसको एक हाथ पकड़ लेता है। वो फेंग यू के अलावा और किसका हाथ हो सकता है? फेंग यू कहती है मैं यहीं रहूंगी तुम्हारे पास। अब मिंग टैन की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। फेंग यू पूछती है कि कॉइन उछालने से पहले तुमने क्या विश मांगी थी? मैंने यही विश किया था कि मेरे दिल में जो रहती है वो मुझको छोड़कर कहीं ना जाए। और फेंग यू कहती है कि तुम्हारी विश कब से तुम्हारे सामने खड़ी है। इस पर दोनों एक दूसरे को देखते हैं और आखिर ये दोनों लवर्स किस करते हैं। और दोस्तों इसी के साथ हम सबकी ये पसंदीदा स्वीट कॉम्बैट सीरीज यहाँ पर खत्म होती है। पर क्या आपको पता है कि स्वीट कॉम्बैट सीरीज की शूटिंग के दौरान मिंग टैन और फेंग यू का किरदार निभाने वाले लियू हैन और गुआन जियो टैंग रियल लाइफ में भी एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। इतना ही नहीं, वे आज तक एक लविंग कपल है। वाह, ये तो कमाल की बात हो गई। तो दोस्तों ये सीरीज तो आपको जरूर पसंद आई होगी, पर कमेंट्स में इसका रीजन बताना ना भूलिए। साथ ही सीरीज में आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है और क्यों है, ये जरूर बताइएगा। दोस्तों मैंने बहुत सारी सीरीज देखी है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप चेरनोबिल सीरीज एक बार जरूर देखिए, क्योंकि ये सीरीज एक रियल इंसिडेंट पे बनी हुई है और ये एक ऐसा इंसिडेंट था जिसको हिस्ट्री में कभी नहीं भुलाया जा सकता। दोस्तों अगर आप इस सीरीज देखेंगे तो आप सोचेंगे कि कैसे कुछ साइंटिस्टों की इतनी बड़ी गलती से पूरी दुनिया खतरे में आने वाली थी और यहाँ तक कि आधी दुनिया आ भी गई थी। दोस्तों ये बात तो इमेजिन भी नहीं की जा सकती कि अगर चेरनोबिल को रोका नहीं जाता तो आज पूरी दुनिया ही खत्म हो जाती। दोस्तों अगर आपको ये सीरीज देखनी है तो आप इसको इसी चैनल पर यानी कि मिस्टर हिंदी रॉकर सीरीज पर ही देख सकते हैं। हमने इसको पहले एक्सप्लेन कर लिया था। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दियो और चैनल को सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में अगली सीरीज में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए, नमस्ते, थैंक्स फॉर वॉचिंग।